हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। शिक्षण अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त किया होता है। शिक्षण अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलाकार बनता है, तो कोई खिलाड़ी बनता है। जैसे कि मैं एक शिक्षक बनी हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के क्षेत्र में शिक्षण लेता है। आप लोग भी अपनी पसंद के क्षेत्र में यानी कि कॉमर्स में शिक्षण ले रहे हो। शिक्षण की प्रत्येक शाखा की अपनी परिभाषा अर्थात कि अपने क्षेत्र के अनुरूप शब्दकोश होते हैं। दरेक क्षेत्र के शब्दकोश अलग अलग होते हैं। जैसे कि विज्ञान में अमुक शब्द होते हैं वो हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अपने विशिष्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है। वो लोग अपने विशिष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं। ये उस क्षेत्र की उन बातों से संबंधित विशेष समझ देते हैं, अर्थ देते हैं। वो लोग ही वो शब्द को समझ सकते हैं। इन शब्द या शब्दों का वही अर्थ लिया जाता है, उनमें दूसरे अर्थघटन का अवकाश ही नहीं रहता। जो अर्थ वो समझे है वही है, उसका दूसरा अर्थघटन नहीं कर सकते हैं। हिसाबी पद्धति में भी स्वयं के विशिष्ट शब्द और उनका विशिष्ट स्पष्ट अर्थ समझाती है। हिसाबी पद्धति में कई महत्व के पारिभाषिक शब्द निम्नानुसार हैं। जैसे कि फर्स्ट है धंधाकीय व्यवहार। धंधाकीय व्यवहार अर्थात दो या अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा शक पर विनिमय। धंधाकीय व्यवहार अर्थात धंधा का कार्य। ओके, दो से अधिक व्यक्तियाँ, इसमें कौन होते हैं? दो से अधिक लोग के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा शक पर धंधे के लिए ही वस्तु या फिर सेवा दी जाती है। रोकड़ में अथवा शक मीन्स उधार पर विनिमय धंधाकीय व्यवहार अर्थात धंधा का कार्य होता है। ओके, धंधाकीय व्यवहार हमेशा आर्थिक व्यवहार होते हैं जिसमें द्रव्य का उपयोग किया जाता है। आर्थिक व्यवहार में आर्थिक व्यवहार अर्थात जिसका द्रव्य में मूल्य माप सकते हैं। हम आर्थिक व्यवहार का द्रव्य मीन्स पैसे, मनी में मूल्य उसका माप सकते हैं। रोकड़ व्यवहार द्रव्य के स्वरूप में होता है। हम पैसे डायरेक्टली देते हैं। जो रोकड़ व्यवहार होता है वो दो से अधिक लोगों को हम डायरेक्टली पैसे देते हैं। जो स्पष्ट रूप में इसे द्रव्य वित्तीय मूल्य दर्शाता है वो द्रव्य ही होता है। डायरेक्टली पैसे दे दिए जाते हैं। उधार व्यवहार की रकम भविष्य में मिलती है। मैंने अभी किसी को माल उधार बेचा, उसकी रकम मुझे कब मिलेगी? भविष्य में, परंतु उसका वित्तीय मूल्य वर्तमान में निश्चित किया जाता है। मैंने अभी 5,000 की कीमत का किसी को माल बेचा, अब भविष्य में उसकी कीमत 10,000 हो तो भी मुझे 5,000 की ही मिलेगी, क्योंकि वर्तमान मूल्य ही निश्चित होता है। धंधाकीय व्यवहार की मूलभूत शर्त है कि उसका वित्तीय द्रव्य मूल्य अर्थात उसका आर्थिक मूल्य होना चाहिए। वो पैसों में मापा जाना चाहिए। धंधाकीय व्यवहार रोकड़ के माध्यम से अथवा उधार की शर्त से अस्तित्व में आते हैं। उदाहरणार्थ रोकड़ व्यवहार, रोकड़ धंधाकीय व्यवहार। रुपया 5,000 का माल रजनीकांत को रोकड़ से बेचा। 5,000 का माल किसको बेचा जाता है? रजनीकांत को। कैसे? रोकड़ में। यह धंधा का कार्य है। हमें पता है कि 5,000 का माल बेचा, माल के बदले में रोकड़ मिली है, क्योंकि रोकड़ व्यवहार है, डायरेक्टली पैसे मिल जाते हैं। उसका आर्थिक मूल्य 5,000 है। यह धंधाकीय व्यवहार है जिसमें रजनीकांत अन्य व्यक्ति है। रजनीकांत हमारा कोई पहचानते नहीं है, लेकिन इसको हम माल बेचते हैं, वो अन्य व्यक्ति है। माल एक वस्तु है जिसको हम बेचते हैं, और 5,000 उसका आर्थिक मूल्य है जो हमें तुरंत मिलता है, क्योंकि ये रोकड़ व्यवहार है। माल के विनिमय में द्रव्य का विनिमय होता है। माल के विनिमय में द्रव्य का विनिमय होता है मीन्स हमें माल के बदले में क्या मिलते हैं? पैसे, द्रव्य। यह धंधाकीय व्यवहार की सभी शर्तों का पालन होता है। उधार धंधाकीय व्यवहार जिसमें पैसे रोकड़ अभी नहीं दी जाती, बाद में दी जाती है। रुपया 5,000 का माल रजनीकांत को 10 दिन में रकम चुकाने की शर्त पर उधार बेचा।
5,000 का माल किसको बेचा है हमने? रजनीकांत को। कितने दिनों की मोहलत दी है हमने? 10 दिनों में रकम चुकाने की शर्त पर हमने उधार मीन्स साख को उधार बोलते हैं पर बेचा। माल का विक्रय उधार किया गया है जिसकी रकम 10 दिनों में के बाद मिलनी है। यह साख संबंधित धंधा का व्यवहार है जिसमें रजनीकांत अन्य व्यक्ति है, मालिक वस्तु है। 5,000 आर्थिक मूल्य है वो हमें पता है, परंतु 10 दिन के बाद में मिलेगी। माल के विनिमय के बदले में भविष्य में रकम मिलेगी, उसकी गारंटी है। ओके, गारंटी मिलती है। इस प्रकार ऊपर के अनुसार धंधा के व्यवहार का स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। धंधा के व्यवहार संबंधित विस्तृत वर्गीकरण और स्पष्टीकरण आगे दिए गए हैं। ओके, हम अब दूसरा पहला हमने सीख लिया धंधा के व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं, एक रोकड़ व्यवहार और एक साख पे करते हैं उधार व्यवहार। रोकड़ व्यवहार में डायरेक्टली पैसे दे देते हैं और साख मीन्स उधार व्यवहार में, उधार धंधा के व्यवहार में हमें रकम बाद में मिलती है लेकिन रकम मिलने की पूरी गारंटी होती है। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। बनाओ इवेंट। घटना। बनाव को घटना के रूप में पहचाना जाता है। घटना अर्थात व्यवहार में से उद्भव हुई परिस्थिति अथवा परिणाम, जो व्यवहार में से उद्भव होती है। परिस्थिति और परिणाम व्यवहार की अपनी विशिष्ट लाक्षणिकताएं हैं जिसका ऊपर अभ्यास किया है। ओके, 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं हमने देखा। उदाहरण मान लो कि ऊपर के उदाहरण में रजनीकांत को बेचा माल ₹3,000 में खरीदा था। जो हमने 5,000 का माल बेचा था वो हमने कितने रुपयों में खरीदा था? 3,000। 1 मिनट। मजदूरी ₹500 चुकाई। हमने कितने रुपये मजदूरी में चुकाए? 500। 3,000 का माल हमने खरीदा, मजदूरी के चुकाए 500। व्यवहार और घटना निम्नानुसार दर्शाते हैं। विक्रय हमने किया रजनीकांत को 5,000 में, विक्रय कार्य है। ओके, इसलिए यह व्यवहार है। घटनाओं, खरीदी कितने की? 3,000 की। मजदूरी कितनी? 500। कुल मिला के कितने हुए? 3,500। मजदूरी चुकाई है, कार्य है, इसलिए व्यवहार है, खरीदी का कार्य है। अब हमें नफ़ा कितना हुआ? 1,500। ये परिणाम है, इसलिए ये घटना है। क्या हमें मिलता है? 1,500 रुपये नफ़ा। ये हमारा परिणाम है। संक्षेप में धंधा के व्यवहार से किए गए कार्य को बताता है, बल्कि घटना या बनाव धंधा के व्यवहार से उद्भवी परिस्थिति अथवा व्यवहार का परिणाम बताता है। घटना जो होती है, जो हमें परिणाम देती है, हमारा रिजल्ट क्या आया? हमें 1,500 रुपये नफ़ा हुआ। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम आगे पढ़ेंगे पूंजी। आज हम 3 पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्द। धंधा के मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी मीन्स मूडी, कैपिटल। विनियोग अर्थात धंधा में रोकड़ स्वरूप या अन्य कोई संपत्ति स्वरूप में किया जाता है। पूंजी धंधा के मालिक रोकड़ में भी ला सकते हैं या फिर फर्नीचर लाकर या फिर कोई भी सामान लेकर भी दिखा सकते हैं। पूंजी में सभी ऐसी वस्तुओं का समावेश किया जाता है जो मालिक द्वारा दी गई हो, जो मालिक लाए हो और जिसका द्रव्य में मूल्य आंक सकते हैं, जिसका हम पैसे में मूल्य आंक सकते हैं। पहला तो एक मालिक लाया होना चाहिए और दूसरा उसका द्रव्य में मूल्य आंका जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मालिक 10,000 नकद मीन्स रोकड़ लाते हैं, 6,000 का फर्नीचर, 8,000 का माल लाकर धंधा प्रारंभ करते हैं। मालिक क्या लाते हैं? 10,000 रोकड़ लाते हैं, 6,000 का फर्नीचर लाते हैं, 8,000 का माल लाकर धंधा प्रारंभ करते हैं मीन्स शुरुआत करते हैं। यहाँ मालिक की पूंजी 24,000 गिनी जाएगी। 10 और 6 16,000, 16 और 8 24,000 गिनी जाएगी। मालिक द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु आर्थिक मूल्य रखती है और उसका उपयोग धंधा के लिए होना है। जो भी मालिक चीज़ वस्तु या फिर कुछ भी लाते हैं उसका धंधा के लिए उपयोग होता है। मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने तथा विस्तार करने के लिए पूंजी दी गई है।
धंधे को हमने बोला कि प्रारंभ करने के लिए आता है, या फिर उसका विस्तार, धंधे को बढ़ाने के लिए वो पैसे देते हैं। धंधा के स्वरूप के आधार पर पूंजी पहचानी जाती है, जो निम्नानुसार है। एकाकी व्यापार, जिसमें मालिक एक ही होता है। एकाकी व्यापार के लिए पूंजी शब्द का उपयोग किया जाता है, जो मालिक देता है, हमें पता है। साझेदारी पेढ़ी में 2 से अधिक लोग होते हैं। साझेदारी पेढ़ी के लिए साझेदारों की पूंजी शब्द प्रयोग किया जाता है। इसमें पूंजी, यहाँ पे साझेदारों की पूंजी शब्द प्रयोग किया जाता है, जो साझेदार देते हैं। ओके, जो भी साझेदार होता है वो सब लाते हैं। कंपनी के लिए अंश पूंजी, क्या अंश पूंजी मीन्स, अंश मैंने बोला था शेयर कैपिटल, पूंजी मीन्स कैपिटल। अंश पूंजी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो अंशधारी देते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं वो लोग देते हैं, जिसके लिए इक्विटी अंश पूंजी शब्द अधिक प्रचलित है। इक्विटी अंश पूंजी। ओके, हम आगे का दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर।